cells propagate and proliferate by mitosis. When a cell divides, two progeny cells are produced. Both progeny cells carry a chromosomes identical to that of the parent cells. After an interval of time, each of the progeny cells may undergo a further division. The time between successive divisions is known as the mitotic cycle time or cell cycle time. ये जो पूरा circumference है, जो येलो कलर का डायग्राम है, that defines as cell cycle time. The circumference of the circle represents the full mitotic cycle time for the cells. The period of mitosis is presented by M. जैसे 4 sections में divide है ना, M, G1, S और G2. S1 is the DNA synthesis phase. G1 and G2 जो है वो गैप्स हैं किसके बीच में, M और S फेज के बीच में. जो माइटोसिस और सिंथेसिस का फेज है उनके बीच में G1 और G2 जो है वो पीरियड्स यानी कि गैप्स हैं ऑफ अपेरेंट इनएक्टिविटी बिटवीन जो मेजर डिसर्नेबल इवेंट्स हैं M और S, उनके बीच के जो गैप्स हैं वो है G1 और G2. सेल्स आर मोस्ट सेंसिटिव एट और क्लोज टू माइटोसिस. जो माइटोसिस का पीरियड होता है उसके आसपास, यानी कि सेल्स आर मोस्ट सेंसिटिव एट और क्लोज टू माइटोसिस. जब माइटोसिस के फेज में होते हैं या उसके पास होते हैं, एट और क्लोज, जो सेल्स होते हैं वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं. रेजिस्टेंस इज यूजुअली ग्रेटेस्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ एस फेज. जो एस फेज का लेटर पार्ट है, बाद का पार्ट है, उसमें जो है वो सेल्स रेजिस्टेंस होते हैं. इफ G1 phase has an appreciable length, a resistant period is evident early in G1 followed by a sensitive period toward the end of G1. अगर G1 जो फेज है उसकी लेंथ अगर अप्रिशिएबल लेंथ है, मतलब एक ठीक ठाक लेंथ है, अगर एक ठीक ठाक लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ टाइमिंग से है, लेंथ का मतलब यहाँ टाइमिंग से है, तो एक अप्रिशिएबल लेंथ है, तो ए रेजिस्टेंट पीरियड इज एविडेंट. रेजिस्टेंट पीरियड कहाँ एविडेंट है, अर्ली इन G1 फॉलोड बाई सेंसिटिव पीरियड टुवर्ड द एंड ऑफ G1. एंड ऑफ G1 जो है वो सेंसिटिव पीरियड है और अर्ली इन G1 जो है वो रेजिस्टिव पीरियड है. G2 फेज इज यूजुअली सेंसिटिव, जैसा बताया कि G2 और M फेज जो है वो सेंसिटिव होते हैं, परहैप्स एज सेंसिटिव एज M फेज. M फेज जो माइटोसिस का फेज है वो सेंसिटिव होता है. ठीक, उसके बाद द पैटर्न्स ऑफ रेडियो सेंसिटिविटी एंड रेडियो रेजिस्टेंस कोरिलेट विद द मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स. रेडियो सेंसिटिविटी कोरिलेट्स विद नॉन होमोलोगस इन ज्वाइनिंग which dominates early in the cell cycle and is error prone. Radio resistant correlate with homologous recombinational repair which occurs after replication and is more faithful. Variations in sensitivity through the cell cycle may lead to sensitization resulting from reassortment in a fractionated regime. अब ये है मेन अपना सेल सर्वाइवल कर्व. तो ये जो सेल सर्वाइवल कर्व है, ये बेसिकली जो कर्व है ये 2 एक्सिस में, जैसे किसी भी कर्व में 2 एक्सिस है, एक एक्स और एक वाई. तो ये जो सेल सर्वाइवल कर्व है ये 2 तरह की क्वांटिटीज के बीच में है. एक जो वाई एक्सिस है वो डिफाइन करता है सर्वाइविंग फ्रैक्शन को, और दूसरा जो एक्स एक्सिस है वो डिफाइन करता है डोज को. एक तरफ है सर्वाइविंग फ्रैक्शन और एक तरफ है डोज. सर्वाइविंग फ्रैक्शन जो है वो ये डिफाइन करता है कि कितने सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स या टिश्यूज हैं, वो कितने सेल्स डोज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डोज के बढ़ने के साथ साथ सर्वाइव कर रहे हैं. तो ये जो सर्वाइविंग फ्रैक्शन है वो ये डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो आफ्टर रेडिएशन या जब डोज इंक्रीज होगा, ये डोज का एक्सिस है जिसको एक्स एक्सिस कह रहे हैं. तो ये जो डोज का एक्सिस है, जब डोज इंक्रीज होगा तो ग्राफ का प्लॉट ये डिफाइन कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं. कितने सर्वाइविंग फ्रैक्शन का मतलब हो गया कौन से नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं विद इंक्रीजिंग डोज. और ये जो ग्राफ है ये एक सेमी लॉग प्लॉट पे है. इसमें जो डोज है वो लीनियर स्केल में है और जो सर्वाइविंग फ्रैक्शन का पार्ट है वो लॉग स्केल में है. सो इन द सेल सर्वाइवल कर्व the fraction of surviving cells is plotted on a logarithmic scale, मतलब log scale, against dose in a linear scale. यानी कि ये log scale पर है और ये
लीनियर स्केल पे है। A cell survival curve is the relationship between the fraction of cells retaining their reproductive integrity and the absorbed dose. जो सेल सर्वाइवल कर्व है, इट इज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ सेल्स रिटेनिंग देयर रिप्रोडक्टिव इंटीग्रिटी, यानी कि ये वो फ्रैक्शन ऑफ सेल्स हैं जो अभी भी अलाइव हैं, जो अभी भी अपनी रिप्रोडक्टिव इंटीग्रिटी को रिटेन कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, रक्षित कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में? एब्जॉर्ब डोज के अगेंस्ट में। ठीक, तो ये वो सर्वाइविंग फ्रैक्शन का मतलब हो गया, ये वो सेल्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं विद इंक्रीजिंग डोज या विद डोज के साथ साथ जो फ्रैक्शंस सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ग्राफ से जो ये सेल सर्वाइवल कर्व है, इसी ग्राफ पर आपको एलईटी, ओईआर और आरबी, ये जो तीन तरह की टर्मिनोलॉजी है। ठीक, ओईआर का मतलब ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो, एलईटी का मतलब लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, आरबी का मतलब रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, ये इस सेल सर्वाइवल कर्व के हिसाब से ही प्लॉट होते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इसके जो एक्सिस है वो क्या कह रहे हैं। ठीक, मतलब ये एक्सिस ये डिफाइन कर रहे हैं, ये प्लॉट कर रहे हैं सेल सर्वाइवल और डोज को, और सेल सर्वाइवल प्लॉट जो सर्वाइविंग फ्रैक्शन है वो प्लॉटेड है ऑन ए लॉग स्केल, जो डोज प्लॉटेड है वो ऑन ए लीनियर स्केल। और जैसे जैसे डोज इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2, 4, 6, 8, 10, वैसे वैसे सर्वाइविंग फ्रैक्शन की वैल्यू को ये ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से डोज के इंक्रीज होने के साथ साथ जो सर्वाइविंग फ्रैक्शन का ग्राफ है वो किस पैटर्न पे बनेगा, किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब ये सेल सर्वाइवल कर्व के फीचर्स हैं कि इट इज सिंपल टू डिस्क्राइब, मतलब ये जो ग्राफ या सेल सर्वाइवल कर्व होता है इट सिंपल टू डिस्क्राइब। बहुत सारे मॉडल्स जो हैं जो रेडियो बायोलॉजी में जो डिफाइन करते हैं नॉर्मल टिश्यूज, ट्यूमर, जैसे एलक्यू मॉडल, लीनियर क्वाड्रेटिक मॉडल, या बहुत सारे मॉडल्स हैं, सिंगल टारगेट थ्योरी, मल्टी हिट टारगेट थ्योरी, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो वो मॉडल्स जो हैं वो इन सेल सर्वाइवल कर्व्स के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। स्टिफनेस ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स रेडियो सेंसिटिवनेस। अब ये जो कर्व्स बनते हैं, जो सेल सर्वाइवल कर्व बनते हैं, उन कर्व में इन कर्व्स की जो स्टिफनेस होती है, ठीक, जैसे एक कर्व ये है सेल सर्वाइवल और एक कर्व ये है, इन दोनों कर्व में ज्यादा स्टीप कौन सा कर्व है? स्टिफनेस किसकी ज्यादा है? ऑरेंज वाले की। तो ये वाला कर्व जो है वो ज्यादा स्टीपनेस है इन कंपैरिजन टू दिस कर्व। इस कर्व की स्टीपनेस इस कर्व के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये सेल सर्वाइवल कर्व का मॉडल ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर कर्व की स्टीपनेस ज्यादा है तो वो जो नॉर्मल टिश्यू है, वो जो सेल्स हैं, उनकी रेडियो सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी। सो स्टीपनेस ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स रेडियो सेंसिटिवनेस। स्टीपनेस जो है अगर ज्यादा है तो रेडियो सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी। डिफिकल्टी लाइज इन एक्सप्लेनिंग द बायोफिजिकल प्रोसेसेस। और कुछ जो मॉडल्स हैं जिनमें बायोफिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उनको ये मॉडल या उनको ये सेल सर्वाइवल कर्व एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब जैसे हमने चूंकि एलईटी एक वर्ड है, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, तो एलईटी को जैसे दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, एक लो एलईटी और एक हाई एलईटी। तो नॉर्मली जो रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं जैसे कि गामा रेडिएशन और एक्सरे, वो लो एलईटी की कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में? लो एलईटी की कैटेगरी में। और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, हायर एनर्जी न्यूट्रॉन, मतलब जो न्यूट्रॉन है वो हाई एलईटी की कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये जो द सेल सर्वाइवल कर्व है का शेप, जो ये सेल सर्वाइवल कर्व का शेप है, ये किसके लिए है? फॉर लो एलईटी रेडिएशन। लो एलईटी रेडिएशन का मतलब एक्सरे और गामा रे। जो इनिशियल कर्व ऑफ द सर्वाइवल कर्व, ये जो सर्वाइवल कर्व है, ये जो लो एलईटी रेडिएशन को जो एक्सप्लेन कर रहा है, इस सर्वाइवल कर्व में जो इनिशियल पोर्शन ऑफ द सेल सर्वाइवल कर्व हैज ए शोल्डर एंड द टर्मिनल पोर्शन बिकम्स स्ट्रेट ऑन ए लॉग लीनियर प्लॉट। Initial portion of the cell survival curve has a shoulder and the terminal portion become straight on a log linear plot. तो जो इस ग्राफ का जो इनिशियल पोर्शन है, ये इनिशियल पोर्शन है। इनिशियल पोर्शन को अगर देखा जाए तो इनिशियल पोर्शन में
एक फ्लैट लाइन है, दिस इज फ्लैट लाइन, ठीक, ये कौन सी लाइन है, फ्लैट लाइन, और फ्लैट लाइन के बाद ये एक शोल्डर का रीजन है, शोल्डर का रीजन है, दिस इज फ्लैट एंड दिस इज शोल्डर लाइन, और जो टर्मिनल या जो उसको ये कह सकते हो कि जो एंड पॉइंट है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो सेल सर्वाइवल का कर्व है ये 3 तरह के पोर्शंस में डिवाइड है, एक फ्लैट, एक शोल्डर और टर्मिनल जो है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इनिशियल पोर्शन ऑफ द सेल सर्वाइवल कर्व हैज ए शोल्डर एंड द टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल का मतलब लास्ट जो टर्मिनल होता है ना, एंड द टर्मिनल पोर्शन क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन एट लो डोजेज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लैट रीजन जो है, जो इनिशियल पोर्शन में जो ये जो फ्लैट रीजन है वो ये डिफाइन कर रहा है कि विद इंक्रीजिंग डोज, जब आप डोज इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि आप 0 से सपोज करो आप 0 से 2 ग्रे के बीच में हो या डोज इंक्रीज कर रहे हो, तो इस इंक्रीजिंग डोज के ऑर्डर में देयर इज नथिंग, किसी भी तरह का उस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, जो ग्राफ का पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो इसीलिए सेकंड लाइन लिखी हुई है कि एट लो डोजेस सम डोजेस ऑफ रेडिएशन गो वेस्ट, यानी कि जब डोज कम है तो उस समय जो रेडिएशन के डोजेस हैं या जो भी डोज इंक्रीज जब आप कर रहे हैं, जब रेडिएशन की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वो वेस्ट है, क्योंकि सर्वाइविंग फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जो ग्राफ है वो क्या है, फ्लैट, जैसे कहते हैं ना, अब ये ग्राफ अगर फ्लैट है तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। तो जो शुरू का पोर्शन है फ्लैट पोर्शन, वो ये डिफाइन कर रहा है कि एट लो डोजेस सम डोजेस ऑफ रेडिएशन गो वेस्ट, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड लाइन, एट लो डोजेस फॉर स्पेर्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज एक्स रेज एंड गामा रेज द सर्वाइवल कर्व starts out straight on the log linear plot with a finite initial slope, that is the surviving fraction is an exponential function of dose at low doses for sparsely ionizing radiation। जैसे हमने शायद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक स्पेर्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक डेंसली आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जो हमारा एक्सरे और गामा रे है वो है स्पेर्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन, और जब हम हैवी चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं, प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो दैट इज डेंसली आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जो स्पार्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन है यानी कि एक्सरे और गामा रे, वो इस सर्वाइवल कर्व में इनिशियल पोर्शन जो है वो डोजेस का, जब हम डोज इंक्रीज करते हैं तो एक फ्लैट रीजन मिलता है, और फ्लैट रीजन के बाद जब हम डोज थोड़ा और बढ़ाते हैं तो नाउ इट इज शोइंग ए शोल्डर रीजन। अब ये क्या दिखाता है, शोल्डर रीजन, और ये शोल्डर रीजन ये डिफाइन करता है कि डोज बढ़ने के साथ साथ ये जो डोज का पैटर्न है या जो सर्वाइविंग फ्रैक्शन का पैटर्न है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ डोज के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। किस तरह से डिक्रीज कर रहा है, दैट इज विद ए प्लॉट विद ए फाइनाइट इनिशियल स्लोप, दैट इज द सर्वाइविंग फ्रैक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डोज एट हाई डोजेस, यानी कि जब आप डोज इंक्रीज कर रहे हो तो जो सर्वाइविंग फ्रैक्शन है वो एक लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन ही ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी सर्वाइविंग फ्रैक्शन का डिक्रीज होना है वो किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डोज। किस तरह से डिफाइंड हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डोज। ठीक, जैसे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ये जो डिक्रीज है वो किस तरह का डिक्रीज है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, किस तरह का डिक्रीज है, मतलब डीप जो डी है, डोज है, उसके किस पैटर्न पे वो डिपेंड कर रहा है। वो लीनियर है तो प्रोपोर्शनल टू डी है, वो अगर क्वाड्रेटिक है तो डी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ये स्ट्रेट लाइन ये डिफाइन कर रही है कि वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ई टू द पावर माइनस समथिंग है। तो इस ग्राफ को बताने का मतलब बस ये है कि वो स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक, तो इस सेल सर्वाइवल कर्व में इफ अगर हम लोग लो एलईटी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, एक्सरे और गामा रे की, तो 3 तरह के पोर्शंस हैं। एक रीजन है जो है फ्लैट, और एक शोल्डर, और एक स्ट्रेट लाइन। नॉर्मली जो फ्लैट रीजन है दैट इज वेस्टेज ऑफ डोज, क्योंकि उस रीजन में कोई इफेक्ट नहीं है। शोल्डर रीजन और बेंट का रीजन ये दिखा रहा है कि जो बिहेवियर है दैट इज विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डोज। ठीक है, अब इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि
D0, D1 इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो सेल सर्वाइवल कर्व में ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका क्या मतलब है। तो द सेल सर्वाइवल कर्व शेप में द लार्जर द शोल्डर more the dose required to kill the same proportion of cells. D0 is the dose, जो D0 dose है that is required for cell survival to reduce to 37% of its previous value. D0 जो dose defined है, D0 का मतलब जो D0 dose defined है वो define की हुई है कि ये जो dose है वो required है for the cell survival to reduce to 37% of its previous value. यानी कि इनिशियल वैल्यू का 37% क्या है, सर्वाइवल है। तो 37% जो ऐसे सेल्स हैं जो 37% बच गए, उन सेल्स इनिशियल वैल्यू से 37% तक आने के लिए जो डोज दी गई है वो है D0। D1 इज द मेजर ऑफ इनिशियल स्लोप। स्लोप का मतलब जैसे कि कोई भी कर्व बनता है तो अगर कर्व स्ट्रेट लाइन में है या कर्व अगर कोई मतलब बेंट है या कुछ झुकाव है तो जो अगर तो किसी कर्व में अगर किसी तरह का बेंट या झुकाव होता है तो इट इज हैविंग सम स्लोप। तो कर्व में जो बेंट होता है यानी कि कर्व जो झुकता है उसको हम लोग यहां पर कहते हैं स्लोप। और स्लोप जो है वो दो तरह से डिफाइंड है, एक D0 और एक D1। तो जो इनिशियल स्लोप है यानी कि इस कर्व का ये जो झुकाव है ना, यहां तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट के बाद ये कर्व यहां शोल्डर पोर्शन है, तो ये जो इनिशियल स्लोप है वो है D1। और जो टर्मिनल पोजीशन है यानी कि जो लास्ट यानी कि जब यहां से ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन की जो लास्ट पोजीशन का स्लोप है वो है D0। तो D1 इज द मेजर ऑफ इनिशियल स्लोप एंड D0 इज द मेजर ऑफ स्लोप एट द टर्मिनल पोर्शन। स्मॉलर द D0 डोज लार्जर द रेडियो सेंसिटिविटी। स्मॉलर द D0 डोज लार्जर द रेडियो सेंसिटिविटी। सो बेसिकली जैसे लास्ट लाइन लिखी हुई है, स्मॉलर द D0 डोज लार्जर द रेडियो सेंसिटिविटी। जितना जैसे हमने बताया कि ये क्या है, स्लोप है। D1 और D0 को हमने एक्सप्लेन किया, ये क्या है, स्लोप है। तो स्मॉलर द D0 डोज मतलब स्मॉलर द स्लोप। स्मॉलर द D0 डोज का मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो कम से कम है। स्लोप कम, जैसे स्लोप कम से कम है यानी कि वो क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। और स्ट्रेट होने का मतलब हमने क्या बताया कि रेडियो सेंसिटिविटी ज्यादा है। हमने इसके पहले स्लाइड में ये तो बताया था कि जब ग्राफ स्ट्रेट है यानी कि ग्राफ की स्टीपनेस कम है तो ग्राफ स्ट्रेट है। स्ट्रेट है यानी कि रेडियो सेंसिटिविटी ज्यादा है। रेडियो सेंसिटिविटी ज्यादा है इसका मतलब D0 डोज कम होगा। तो अगर स्मॉलर द D0 डोज है तो लार्जर द रेडियो सेंसिटिविटी है। तो D1 इज मेजर ऑफ इनिशियल स्लोप, D0 इज मेजर ऑफ टर्मिनल यानी कि फाइनल स्लोप। और जितना स्लोप फाइनल स्लोप कम है यानी कि D0 डोज कम है, इसका मतलब सेंसिटिवनेस ज्यादा है, इसका मतलब कम डोज पे भी आप सेल किलिंग कर सकते। अब यह है शेप ऑफ द सर्वाइवल कर्व फॉर हाई एलईटी रेडिएशन। अभी हम लोगों ने जो सेल सर्वाइवल कर्व देखा वो किसके लिए था, लो एलईटी रेडिएशन के लिए। लो एलईटी रेडिएशन या ये कह सकते हैं कि स्पार्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि एक्सरे और गामा रे। अब ये जो सेल सर्वाइवल कर्व है वो है हाई एलईटी रेडिएशन के लिए। हाई एलईटी रेडिएशन यानी कि अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो द सेल सर्वाइवल कर्व फॉर अल्फा पार्टिकल एंड लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉग लीनियर प्लॉट। तो दोनों के कर्व में फर्क क्या है कि ये जो सेल सर्वाइवल कर्व है with the high LET radiation, it is a straight line. For alpha particle and neutrons, X and gamma radiation. X and gamma radiation का भी हम लोगों ने इसके पहले देखा। This is basic, ये कर्व है किसका, X and gamma radiation का। और high LET radiation के लिए जो कर्व है वो कैसा है, straight line. It is showing a straight line. So the cell survival curve for alpha particle and neutrons is a straight line on a log linear plot. Log linear plot का मतलब ये log का प्लॉट है, ये linear का प्लॉट है. That is the cell survival curve approximates to an exponential function of dose. तो ये कौन से
किस चीज को डिस्क्राइब या डिनोट कर रहा है? जैसे हमने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डोज, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि लॉग स्केल पर वो एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के जो कर्व हैं, यानी कि अगर हम एक्स और गामा रेडिएशन और अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन, यानी कि हाई एलईटी रेडिएशन है, तो दोनों के कर्व में अभी फिलहाल बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है कि देयर इज नो फ्लैट रीजन, देयर इज नो शोल्डर, ओनली स्ट्रेट लाइन। देयर इज नो फ्लैट रीजन, देयर इज नो शोल्डर, ओनली स्ट्रेट लाइन। अब इसमें सेल सर्वाइवल कर्व में कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे DQ का मतलब है द थ्रेशोल्ड डोज फॉर ए गिवन पॉपुलेशन दैट ऑफन मेजर्स द विड्थ ऑफ द शोल्डर। जो ऊपर जो शोल्डर है फ्लैट पोर्शन के बाद, उस विड्थ ऑफ द शोल्डर को हम लोग मेजर करते हैं, क्या नाम है उसका? क्वासी थ्रेशोल्ड डोज। क्या कहते हैं? क्वासी थ्रेशोल्ड डोज या DQ। उसके बाद D0 जैसे बताया, यानी कि 37% ऑफ द सेल टू बी सर्वाइव, वो जो डोज है वो डिफाइंड होती है D0 द डोज दैट रिड्यूसेस द सर्वाइविंग फ्रैक्शन टू 1/E इज इक्वल टू 0.37, मतलब 37% ऑन द एक्सपोनेंशियल पोर्शन ऑफ द कर्व, और डोज दैट रिजल्ट्स इन 37% सर्वाइवल। और N जो है वो एक्सट्रापोलेशन नंबर है, यानी कि इस सर्वाइवल, यानी कि इस सेल सर्वाइवल कर्व को, इस कर्व को अगर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, जैसे वो जो कर्व है उसको एक्सट्रापोलेट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे टच किया हुआ है, दिख रहा है? N जो है वो बेसिकली एक्सट्रापोलेशन नंबर है, इस सेल सर्वाइवल कर्व को एक्सट्रापोलेट करके वाई एक्सिस पे टच किया हुआ है। सो ऑन टचिंग यू विल गेट द नंबर N, दैट इज एक्सट्रापोलेशन नंबर। सो हमारे पास क्या क्या पैरामीटर हो गए? हमारे पास हो गए D0, DQ, D1 और N। D0, DQ, D1 और N। ठीक, तो यहां तक ये एक्सप्लेनेशन था सेल सर्वाइवल कर्व का। सेल सर्वाइवल कर्व फॉर लो एलईटी रेडिएशन, फॉर हाई एलईटी रेडिएशन, और सेल सर्वाइवल कर्व की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे D0, DQ, D1 और N। उसके अलावा अलग अलग, जैसे हमने उसकी ये भी एक स्लाइड था कि सेल सर्वाइवल कर्व किन किन चीजों को एक्सप्लेन करता है? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कर्व का स्टीपनेस है, यानी कि रेडियो सेंसिटिवनेस सबसे ज्यादा है। उसके अलावा अलग अलग मॉडल्स एक्सप्लेन होते हैं सेल सर्वाइवल कर्व से। ठीक, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सेल सर्वाइवल कर्व। सेल सर्वाइवल कर्व में जो सेल सर्वाइविंग फ्रैक्शन है और जो डोज है, इस सेल सर्वाइविंग कर्व को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? तो उनमें है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, डोज फ्रैक्शनेशन और डोज रेट। इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है OER। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है OER का मतलब ऑक्सीजन इनहेंसमेंट रेशियो। जैसे कि नाम से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो सबको पता है। इनहेंसमेंट मतलब किसी चीज का इनहेंसमेंट, मतलब इनहेंस करना, बढ़ाना, और रेशियो का मतलब अनुपात। तो ऑक्सीजन इनहेंसमेंट रेशियो ऑक्सीजन की वैल्यू को इनहेंस करना। और जब हम स्पार्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं, स्पार्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि जब हम एक्सरे और गामा रे की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो वैल्यू या जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पार्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन में, यानी कि एक्सरे और गामा रे में, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल कब है? जब हमारा इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन हो रहा हो और जब हमारा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ हो। फ्री रेडिकल, जो इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन हुआ और हमारा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, ये फ्री रेडिकल जा करके डीएनए को हिट करेगा। इस दौरान अगर फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन के दौरान अगर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल है इन द सेल्स, इन द मॉलिक्यूल्स, तो ये जो डैमेज प्रोड्यूस होगा, दैट डैमेज शुड बी परमानेंट। तो ये जो डैमेज प्रोड्यूस होगा, ये डैमेज परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने से जो भी डबल स्ट्रैंड ब्रेकेज या जो भी लीथल डैमेज होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा इनहेंस कर जाती है। दैट्स वाई इट इज ऑक्सीजन इनहेंसमेंट रेशियो। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अवेलेबल होने से जब भी हम स्पार्सली आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि लो एलईटी रेडिएशन से ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सेंसिटिवनेस या
सेल किलिंग की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब ऑक्सीजन इनहेंसमेंट रेशियो बेसिकली जैसे हमने बताया कि दिस इज एन रेशियो, तो रेशियो है तो डिफाइंड है एक अनुपात की टर्मिनोलॉजी में, एक डिफिनीशन है, एक परिभाषा है। तो द रेशियो ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड अंडर हाइपोक्सिक टू एरेटेड कंडीशंस needed to achieve the same biological effect is called oxygen enhancement ratio. तो the ratio of dose यानी कि पहले डोज की मात्रा, रेशियो ऑफ डोज मतलब रेशियो का मतलब अनुपात, तो डोज का एक ऐसा अनुपात जो एडमिनिस्टर्ड किया हुआ हो अंडर हाइपोक्सिक टू एरेटेड कंडीशंस, यानी कि डोज की एक ऐसी मात्रा जो एडमिनिस्टर्ड की हुई हो, समझ में आ रहा है एडमिनिस्टर्ड का मतलब, जो एडमिनिस्टर्ड की हुई हो अंडर हाइपोक्सिक और एरेटेड कंडीशंस। हाइपोक्सिक और एरेटेड कंडीशंस का मतलब क्या है? हाइपोक्सिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एरेटेड कंडीशंस का मतलब कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है। टू प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल एंड पॉइंट, टू प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल एंड पॉइंट मतलब क्या है कि हाइपोक्सिक कंडीशन में और एरेटेड कंडीशन में, यानी कि जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, और एरेटेड कंडीशन का मतलब जब ऑक्सीजन उपलब्ध है, दोनों ही तरह से अगर हम बायोलॉजिकल एंड पॉइंट सेम है, यानी कि जो लास्ट में हमें बायोलॉजिकल एंड पॉइंट मिल रहा है वो सेम है, तो दैट रेशियो इज नोन एज OER। अब बायोलॉजिकल एंड पॉइंट से क्या मतलब है? जैसे हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने फला रेडिएशन से 50% ऑफ सेल किलिंग करें, 50% ऑफ सेल किलिंग करें, और हमारे पास रेडिएशन जो है वो मान लो एक्सरे या गामा रे है, तो बायोलॉजिकल एंड पॉइंट सेम हो गया। बायोलॉजिकल एंड पॉइंट क्या हो गया कि 50% ऑफ सेल किलिंग, और रेडिएशन क्या क्या है? एक्सरे या गामा रे, मान लो गामा रे है, तो गामा रे है 50% ऑफ सेल किलिंग है। एक कंडीशन क्या है? हाइपोक्सिक, और एक कंडीशन क्या है? एरेटेड यानी कि ऑक्सीजनेटेड। तो इनके रेशियो को क्या कहेंगे? OER, ऑक्सीजन इनहेंसमेंट रेशियो। अब चूंकि OER जो डिफाइंड है, डोज ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन बायोलॉजिकल इफेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय डोज ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बायोलॉजिकल एंड पॉइंट है वो सेम है, दोनों ही रेशियो के ऊपर और रेशियो के नीचे बायोलॉजिकल एंड पॉइंट सेम है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए मान लिया कि हमारा बायोलॉजिकल एंड पॉइंट है 50% ऑफ सेल किलिंग, ये हमारा बायोलॉजिकल एंड पॉइंट है, तो ये क्या है? सेम है, कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल एंड पॉइंट ये हो कि 50% ऑफ ट्यूमर सेल किलिंग है। और कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन से हाइपोक्सिक, एक कंडीशन से एरेटेड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो इनके रेशियो को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन इनहेंसमेंट रेशियो। और इसी की बेसिस पर एक हाइपोथेसिस दी गई है, जो हाइपोथेसिस है ऑक्सीजन फिक्सेशन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये डिफाइन करती है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले प्रेजेंटेशन में ये देखा था कि अबाउट 2/3 ऑफ द प्रोसेस, जो 2/3 ऑफ द प्रोसेस हैं वो नॉर्मली इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशंस को डील करते हैं। About 2/3 of the biological damage produced by X-rays is by indirect action। कि किसके द्वारा मेडिएट होते हैं? फ्री रेडिकल्स के द्वारा। फ्री रेडिकल्स मेडिएट करते हैं about 2/3 of the indirect action of radiation। अब जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी रहती है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल रहता है एट द टाइम ऑफ इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, जब फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हुआ उस समय अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन फिक्सेशन हाइपोथेसिस ये कहती है कि उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी की वजह से जो ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, इनके द्वारा बनाया गया डैमेज परमानेंट और इररिपेरेबल होता है। तो द डैमेज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री रेडिकल्स इन DNA कैन बी रिपेयर्ड अंडर हाइपोक्सिया, यानी कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो जो डैमेज बनाया गया, जो डैमेज प्रोड्यूस हुआ वो रिपेयर हो सकता है, बट मे बी फिक्स्ड, मेड परमानेंट एंड इररिपेरेबल।
एक तो परमानेंट और दूसरा इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल का मतलब जो रिपेयर नहीं हो सके। इफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो ऑक्सीजन फिक्सेशन हाइपोथेसिस क्या है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, यानी कि अगर एरेटेड कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में जो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन है वो फ्री रेडिकल विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल करके जब डीएनए को हिट करेगा, तो उस डीएनए के हिटिंग के बाद जो डैमेज प्रोड्यूस होगा वो इररिपेयरेबल होगा, वो परमानेंट होगा और इररिपेयरेबल होगा। ठीक। और अगर हाइपोक्सिक है तो देयर विल बी ए चांसेस कि वो रिपेयर हो जाए, बट अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो दैट डैमेज विल बी परमानेंट एंड इररिपेयरेबल। दैट इज ऑक्सीजन फिक्सेशन हाइपोथेसिस। उसको कहते हैं ऑक्सीजन फिक्सेशन हाइपोथेसिस।